हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विथ रत्नेश में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत का संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ से जो है हर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने इसको कर लिया तो घटना चक्र उठाने की ज़रूरत नहीं है, उसी का ये शार्ट नोट्स है आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप लोग समझिए। पहला है हमारा भारत का संवैधानिक विकास। इसके अंतर्गत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन है ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 1853। इसका जो कार्यकाल है 1773 से 1853 तक है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन। इसके बाद है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम 1858 से 1947। ऐसे ही नोट्स जो है बना लीजिए आप लोग। अगला नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुआ, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। किसके? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। और स्थापना कब हो रहा है? 1774 में। किस एक्ट के द्वारा हो रहा है? तो 73 के द्वारा हो रहा है। चलिए, दूसरा पॉइंट हमारा है, मिलान करने के लिए क्वेश्चन बनता है, तो ये मिलान ही आया था पेपर में। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना पिक्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत हुआ। नियंत्रण परिषद की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो पिक्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत हुआ। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अभी मैं बताया हूँ कि 1773 के द्वारा हुआ। अगला है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दी गई? तो चार्टर अधिनियम 1813 के तहत दी गई इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। अगला है, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1833 का अधिनियम के तहत हुआ। अगला है, निम्नलिखित में किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो तीन हमारा है। एक पहला है 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। उसके बाद है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। फिर तीसरा पॉइंट हमारा है, प्राच्यवाद एवं आंग्ल विवाद आदि के माध्यम से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। उसके बाद है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ये आप लोग नोट कर लें। ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। किस एक्ट के द्वारा? तो 13 के तहत हुआ। 13 के साथ यह निर्णय हुआ कि चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर और सभी भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन को छोड़कर। फिर अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भारत में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आपको पता चला कि 13 के तहत चाय और चीन को छोड़कर और 33 के तहत समस्त व्यापारिक कार्य पर समाप्त कर दिए गए। अगला है चार्टर एक्ट 1813। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिक को चाय तथा व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लाए गए भारतीय राज क्षेत्र व ब्रिटिश राज क्राउन को संप्रभुता दिया। भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद से सीधे नियंत्रण में लाया गया। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो वह अधिनियम है हमारा 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके तहत जो है प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। इसके बाद जो है हमारा आ गया है ब्रिटिश ताज के शासनाधीश पारित अधिनियम। इसमें है भारत परिषद अधिनियम 1861। तो 1861 के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो, क्या है? पोर्टफोलियो प्रणाली पर कार्य करने वाली कैबिनेट में बदल दिया गया, जिससे राजस्व, सैन्य, कानून, वित्त और विभागों के प्रमुख रूप से शामिल थे। विभागों के प्रमुख रूप से शामिल थे।
1874 में इसमें 6 सदस्य लोक निर्माण विभाग हेतु जुड़ा। अगला पॉइंट है, विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिकतम 12 कर दी गई। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। तो विधि निर्माण के जो सदस्य थे उनकी संख्या कम से कम 6 और अधिकतम 12 कर दी गई। अगला है हमारा 1892 का भारत शासन अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, यह जो है कब लागू हुआ? तो 3 फरवरी 1893 को लागू हुआ। 3 फरवरी 1893 को लागू हुआ। गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्य हो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़कर न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई। इन सदस्यों में से कम आधे गैर सरकारी होने थे। अगला पॉइंट है, सदस्यों को वार्षिक बजट पर, ये इंपॉर्टेंट है, सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर, कितना दिन का नोटिस रहेगा? 6 दिन का। 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। तो भारत परिषद जो अधिनियम 1892 का था, यह जो है 3 फरवरी 1893 को लागू हुआ और गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्य हो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10, न्यूनतम 10, अधिकतम 16 कर दी गई और इसमें कम से कम आधे गैर सरकारी थे और सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा 6 दिन की पूर्व नोटिस देने पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु प्रश्न पूछने का अधिकार, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अगला हमारा पॉइंट है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो हम अभी बताएं 1992। क्या है? 1992। परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति और 1992, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा हुआ, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। अगला है 1919 का अधिनियम किससे संबंधित है? तो वह है पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से है। फिर है नई लाइन, किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। किस अधिनियम के तहत हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ। कब हुआ? 1 अक्टूबर 1937 को हुआ। उसके बाद केंद्र में दैत्य शासन कब लगा? किस अधिनियम के तहत लगा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में दैत्य शासन की व्यवस्था की गई। अगला है 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसकी जो विशेषताएं थी नोट कर लीजिए। भारत में कार्यकारिणी सरकार में दैत्य शासन की व्यवस्था, अभी मैंने आपको बताया 35 के तहत केंद्र में, 19 के तहत प्रांत में, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति को हस्तांतरण। अगला है भारतीय इतिहास के संबंध में दैत्य शासन सिद्धांत डायरकी निर्दिष्ट करता है प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को 2 प्रवर्गों में विभाजन। (1919) अधिनियम में आरक्षित और हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। आरक्षित में थे प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत न्याय, प्रशासन, भू राजस्व, पुलिस, सिंचाई आदि, और हस्तांतरित में था प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के तहत अर्थात स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि। तो आपको समझ में आया कि आरक्षित क्या है, रिजर्व क्या है और ट्रांसफर्ड क्या है। तो आरक्षित में क्या आएगा? पुलिस आएगा, सिंचाई आएगा, न्याय प्रशासन आएगा, भू राजस्व आएगा। और हस्तांतरित में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि। और आरक्षित जो है गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत होती है और यह हस्तांतरित विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के तहत होती है। अगला पॉइंट है हमारा, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? 1919 का एक्ट जो है वो द्विसदनीय विधायिका लाया। अगला है 1919 के मॉन्टेग्यू
महत्वपूर्ण सुधारों के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। इम्पोर्टेंट है, फिर से सुनिए। 1919 का जो माइंडेगू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। तो किस अधिनियम द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया? 1919 के तहत, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था, सभी के लिए नहीं था। अगला है 1935 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। सिविल सेवा के लिए एक परीक्षा का प्रावधान किया गया जो कहाँ होनी थी? भारत में होनी थी। कौन सा अधिनियम? भारत सरकार अधिनियम 1919। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। अगला है केंद्रीय विधानसभा के कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए हैं? तो 1926 में हुआ और 1945। केंद्रीय विधानसभा कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? तो 1926 और 1945। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1945 में। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है अधिनियम 1935 से। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत 1935 के अधिनियम के तहत दर्शाता है। भारत के संविधान केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम के तहत है? 1935। तो 1935 खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1935 में बहुत सारे कार्य हुए हैं, जैसे अभी मैं 3 बताया हूँ। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम में दिया गया है? तो 1935 के अधिनियम में दिया गया है। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत ये भी 1935 में है। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्ति का जो बंटवारा है वह किस अधिनियम में है? वो भी 1935 में है। और भी समझ लीजिए लगे हाथ। भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो भी नोट कर लीजिए। पहला है अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया, अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान। दूसरा है यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। तीसरा है इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया। तो 1935 के तहत द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया। अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। किसको प्रदान की गई थी? गवर्नर जनरल को। अगला है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अभी मैं बताया 1935 के तहत, ये पहला पॉइंट ही था इसमें। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली क्या था? भारत संघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया। कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो इसमें जो है ये देश के लिए लिखित संविधान, जबकि विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को नॉमिनेट किया जाना आदि अवयव शामिल थे। नेक्स्ट है हमारा 1935 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसलिए महत्वपूर्ण है भैया। अभी मैं बताया हूँ कि ये 1935 का अधिनियम महत्वपूर्ण है, वही बात क्वेश्चन में आ भी गया कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। तो यह भारतीय संविधान का क्या है? प्रमुख स्रोत है। लास्ट पॉइंट है आज के इस वीडियो का, लास्ट पॉइंट है हमारा, किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। यह जो है इसके पहले जो पेट का पेपर हुआ था उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह जो क्लास है ये वनडे एग्जामिनेशन के लिए, चाहे जो परीक्षा हो, आगामी यूपीपीसीएस, आरओ और आपकी वनडे एग्जाम में यूपी के द्वारा निर्धारित परीक्षा पेट जो होता उसमें भी ये क्वेश्चन आएगा और ये आया भी हुआ था।
तो किस अधिनियम के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बर्मा का ही नाम बदलकर म्यांमार कर दिया गया है। म्यांमार। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपीता है। क्या है? नेपीता है। तो आप लोग को समझ में आया होगा क्लास। मिलते हैं कल इसी टाइम। जय हिंद, जय भारत।